अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास मैट्रिकुलेशन बोर्ड के अंदर यानी कि मैट्रिक के पेपर्स के अंदर कुछ पेपर्स में आया है, जिसमें 30% का रेशियो रहा है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि मतलब बिल्कुल ही एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए और आपको टॉपिक का बताया ही ना जाए। एक लाइन डिफाइन की जा रही थी, फिर उसके आगे टॉपिक के रेलेवेंट भी कुछ इस तरह की बात थी कि बच्चा आसानी से उसको लिख सकता है। बहरहाल, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि उसके अंदर होता क्या है। उसके अंदर बेसिकली 3 WH सिनेरियोस होते हैं। वो 3 WH सिनेरियो क्या हैं कि व्हाट यानी कि क्या, व्हाई और हाउ। अब इन चीज़ों को देख लेते हैं, बल्कि सिंपल है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उसका सॉल्यूशन कैसे है, यानी कि कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सिंपल WH की तरह ये इसको भी सॉल्व करना होता है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़नी होती है और उसमें से क्या है, क्यों है और कैसे हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं और कैसे हम उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। सिंपल यही हो रहा होता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का पहला सवाल। इसी तरीके से हर चैप्टर्स के यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल में क्या बोलता है कि एक स्टूडेंट इस टाइपिंग क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। क्या टाइप कर रहा है? एन एसे। ठीक है, ऑन अ कंप्यूटर। एक एसे को टाइप कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि वो टाइपिंग करने लगा है। एंड सडनली, और अचानक से, द पावर गोज आउट। बदकिस्मती से हो सकता है कि ये शख्स रहता हो कराची में। तो ऑब्वियसली कराची के तो ये मसले मसाइल हैं कि पावर गोज आउट, लाइट चली गई तो क्या होगा। व्हेन द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स, कंप्यूटर को जब दोबारा स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, लाइट चली गई, दोबारा से इसको रिस्टार्ट किया जाएगा, तो देयर वर्क इज गॉन, उसका काम चला गया। व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। देखें, पूरा सवाल उसने एक बता दिया। ठीक है, कि लाइट चली गई अचानक से, कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहा था वो वैनिश हो गया। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल है, ये तो एक हमारे पास। अच्छा, इस तरीके से करने से कि वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको आइडिया हो जाता है कि किस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है रेम। ठीक है, रेम जिसका नाम है, रेम की पहले तो फुल फॉर्म ये होती है, फुल फॉर्म तो वैसे तो पता होनी चाहिए, लेकिन फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रेम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब होता क्या है कि रेम बेसिकली हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं। मैं पहले इसे इरेज कर दूं। ये फिर से देख लीजिए कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ के सिनेरियोस के अकॉर्डिंग इनको हम आंसर कर रहे होते हैं। हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं। दो तरह की कौन सी मेमोरीज होती हैं? दो तरह की, अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी की जगह वर्ड मेन मेमोरी यूज कर लूँ, दो तरह की मेन मेमोरीज होती हैं। एक होता है रेम और एक होती है रोम। ठीक है, अब जो रेम का काम क्या होता है, रेम का काम ये होता है कि ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। किस तरह स्टोर करती है? टेम्पररी स्टोर करती है। और टेम्पररी को हम आसान अल्फाजों में बोलें तो ये होती है वॉलेटाइल। ठीक है, अब रेम का जो काम है, रेम का जो प्रिंसिपल है टेम्परेरी स्टोर करने का मतलब ये है कि जब जब मतलब जब कंप्यूटर ऑन है और उस वक्त जो काम चल रहा है सिर्फ वो उसको स्टोर कर सकती है। जैसे ही पावर शट डाउन होती है, जैसे ही पावर शट डाउन होती है और आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो वो जितना भी काम है वो खत्म हो जाता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा रेम करती है। ठीक है, और रेम जो है आपस में इंटरकनेक्ट होती है किसके साथ? रेम और सीपीयू के कनेक्शंस आपस में बिल्ट हुए हुए होते हैं कि सीपीयू के साथ अटैच होकर रेम काम कर रही होती है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन साइड पर स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल बताने का मतलब ये है कि इस पूरे क्वेश्चंस को पढ़ के, पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के हमारे पास जवाब क्या आ रहा है कि वो चीज़ जो चल रही हो कंप्यूटर में और अचानक से शट डाउन हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसी प्रोसेसिंग को हम कह रहे होते हैं ये रेम से प्रोसेस हो रहा होता है। और अगर हम बिलफर्स हमने सेव कर लिया होता तो हमारे पास जो लास्ट टाइम तक सेविंग थी वो रहती, उसके आगे जो भी हम काम कर रहे होते वो नहीं हो पाती।
ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कैशियर, एक कैशियर है, कहाँ पर है, ग्रोसरी स्टोर पर। क्या करता है कि डज नॉट नहीं करता क्या, टाइप। अब ये टाइप कौन से टाइप की बात कर रहा है कि कीबोर्ड से टाइपिंग की बात की जा रही है। क्या टाइप नहीं करता, प्राइस, किस चीज के प्राइस भाई, ऑफ ईच आइटम। क्या कह रहा है, अब तक उसने क्या कहा कि ग्रोसरी स्टोर पर जो कैशियर है वो टाइप नहीं करता हर आइटम की प्राइस को। अब आगे क्या कहता है, ऑन द कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड पर जाहिर सी बात है टाइपिंग नहीं करता। इंस्टेड, इसके बजाय, दे स्कैन द प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बजाय वो क्या कर लेता है, प्रोडक्ट को स्कैन कर लेता है। तो व्हाट डिवाइस इज यूज्ड एंड व्हाई, कौन सी डिवाइस यूज हुई और क्यों यूज हुई। ठीक है, आसान है, हमें समझ आ रहा है। उसके बाद ही एक चीज की करती है जो कि ग्रोसरी स्टोर है, और ग्रोसरी स्टोर पर तो हम जानते हैं कि ग्रोसरी स्टोर पर एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम है बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर, जो कि क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है भाई, एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट कौन सी डिवाइस है, इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है। ठीक है, इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है, यानी कि हमारे पास बार कोड रीडर के अंदर एक स्कैनर वो होता है जिससे हमारे पास हर प्रोडक्ट की, जैसे कि ये हमारे पास एक पूरा एक कोड नजर आ रहा है, इसी तरीके से हर प्रोडक्ट पर कोई ना कोई स्पेसिफिक कोड होता है। ठीक है, जिसके अंदर एक नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, जिसके अंदर ये पहचान छुपी हुई होती है कि इसका बैच नंबर क्या है, इसके प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और ये तमाम चीज़ें जो कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो छुपी होती हैं। तो हमारे अब सवाल को समझते हुए उसने कहा कि इसके बजाय वो कीबोर्ड पे टाइप करने के बजाय स्कैन करता है प्रोडक्ट को, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस होती है, उसके लिए बार कोड रीडर यूज होता है। ठीक है, बार कोड रीडर हमारे पास एक इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है। सही हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पास, अच्छा, इन तमाम के आंसर्स आपको बराबर स्क्रीन में भी यानी कि साथ में शो भी हो रहे होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि सवाल है, इसको पढ़ लेते हैं। सवाल है भाई हमारे पास, स्कूल, एक कोई स्कूल है, ऑफिस नीड्स टू प्रिंट, एक स्कूल ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है प्रिंट करने की, क्या प्रिंट करने की, फी वाउचर को। ठीक है, एक स्कूल ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है फी वाउचर को प्रिंट करने की, जिसके साथ डैट हैव अ कार्बन कॉपी अटैच्ड। अच्छा, कार्बन कॉपी क्या होती है, कार्बन कॉपी वो कॉपी होती है जो ओरिजिनल बिल्स होते हैं, ओरिजिनल बिल्स के नीचे जो एक पेपर होता है जिसके ऊपर जो ऊपर लिखे आप नीचे छप जाता है, उसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं। तो फिर आगे कहता है कि व्हाई शुड दे यूज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंस्टेड ऑफ लेजर प्रिंटर। ठीक है, उसने क्या बात कही कि एक ऑफिस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है फीस वाउचर को प्रिंट करने के लिए, जिसके लिए हमें कार्बन कॉपी भी अटैच करनी है उसके साथ, यानी कार्बन कॉपी पर भी प्रिंट जाए, तो हम उसके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों यूज़ करेंगे, इसके उसके अगेंस्ट, किसके, लेजर प्रिंटर के अगेंस्ट। तो भाई देखो, पहले तो हम ये बात समझ लेते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इम्पैक्ट प्रिंटर का काम क्या होता है कि वो इंक रिबन पर इम्पैक्ट डालता है। क्या करता है, इंक रिबन पर इम्पैक्ट डालता है, जिसको हम आसानी में बोल सकते हैं कि की स्ट्रोक करता है। यानी कि इम्पैक्ट का डालने का क्या मतलब है कि वो जैसे ही, जैसे स्टैम्प पेपर की हमारे पास प्रिंटिंग होती है, उसके ऊपर जैसे ही कीज लगती हैं तो वो इस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, इस तरीके से पेपर पे हिट कर रही होती हैं। पेपर पे हिट करने की वजह से उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, उनकी इंक ज़्यादा लगती है, और वो बैक एंड पर, यानी कि जो पीछे पेपर होगा, ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ने की वजह से वो उस पर भी छप जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास डॉट मैट्रिक्स यूज़ करने की वजह सिर्फ यही है कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि इसके पीछे जो कार्बन कॉपी है ना, उस पर आसानी से ये छप जाएगा। इस वजह से हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ किया गया लेज़र प्रिंटर के बजाय। ठीक है, लेज़र प्रिंटर को यूज़ नहीं किया गया। तो सिंपल इस तरीके से हमारे पास ये क्या, क्यों और कैसे वाले सिनेरियोस के क्वेश्चंस हैं, डब्ल्यूएच के सवाल हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हों और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक छोटी बात आपको लिखी हुई समझ आ जाए, तो ये आसानी से हम आंसर कर सकते हैं।
अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 की जानिब। जी, तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्या है, हमें कहता है कि एक कॉलेज है जो जो चाहता है कनेक्ट करना 30 कंप्यूटर्स को। किसको? 30 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहता है, लोकेटेड, जिनकी लोकेशन है इनसाइड अ सिंगल कंप्यूटर लैब। ठीक है, उसने कहा कि हमें 30 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। किसके अंदर? एक सिंगल कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर हमें 30 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं। क्यों कनेक्ट करने हैं? सो स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स कैन कर सकें शेयर अ प्रिंटर, ताकि स्टूडेंट्स एक प्रिंटर को शेयर कर सकें। यानी कि जिस तरीके से हमारे पास होता है ना कि अगर किसी एक लैब के अंदर, किसी एक ऑफिस के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे प्रिंटर पड़ा होता है, हम अगर वो आपस में कंप्यूटर तमाम कनेक्ट है तो हम अपने डेटा को डायरेक्टली प्रिंटर की तरफ भेज सकते हैं। हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग से प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से कॉलेज को भी एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई है। फिर क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क, इसमें कौन सी नेटवर्क की टाइप लगेगी, दे शुड सेट अप, उनको लगानी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर उसने हमारे पास एक पूरा टोटली एक सिनेरियो दिया है। इसके अंदर ये नहीं बताया कि स्पेसिफिक, जैसे पीछे सवालों में बता दे रहा था कि भाई ये स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेसिफिक टर्म है, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब उसने हमें क्या कहा, उसने एक सिनेरियो दे दिया कि एक लैब है, ठीक है, उस लैब के अंदर 30 जो है कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट करने हैं। तो हम कैसे कनेक्ट करें कि वो एक प्रिंटर सबके साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि बात चैप्टर नंबर 2 की हो रही है, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक खास मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि है लेन। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना लेन के अलावा वेन भी है और GAN गेन भी है, और MAN वो अलग है, यहाँ पर नहीं है फिलहाल। तो ये लेन की हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर खासकर बात की गई है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये लेन की ही बात की जा रही है? तो भाई देखो, सवाल में मौजूद है, उसने कहा लोकेटेड इनसाइड अ सिंगल कंप्यूटर लैब। लोकेटेड इनसाइड अ सिंगल कंप्यूटर लैब, यानी कि एक छोटी जगह है। कंप्यूटर लैब कोई बहुत बड़ी तो नहीं हो सकती है। देखो, अगर 30 कंप्यूटर लगाने का बोलो तो बहुत बड़ी लैब तो नहीं होगी, एक छोटा सा सरफेस एरिया होगा। तो हमें ये भी बात पता है कि जो लेन का काम है, वो लेन का काम क्या है कि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर करती है। क्या करती है? स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को अगर हमने कवर करना हो तो हम लेन का मॉडल या लेन की कोई ना कोई टोपोलॉजी लगाते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल उसने हमें सवाल में ही जवाब बता दिया, हमने लिख लिया कि हमारे पास लेन है। अब उसने कहा कि कौन सा नेटवर्क उनको सेटअप करना चाहिए। तो वो नेटवर्क उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेटवर्क कौन सा सेटअप करते हैं। जैसे कि हमारे पास टोपोलॉजीज मौजूद है। क्या हो? लेन की टोपोलॉजीज मौजूद है। अब टोपोलॉजीज क्या होती हैं कि फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्या है? फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब हमारे पास भाई बात क्या हुई है कि टोपोलॉजीज लेन की मौजूद हैं। कौन कौन सी मौजूद है, हम इसको छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी है भाई? बस है, ठीक है, स्टार है, रिंग है, मैश है और हाइब्रिड है। ठीक है, ये तमाम टोपोलॉजीज हमारे पास मौजूद हैं। किसके लिए? हमारे पास लेन का एक पूरा नेटवर्क बनाने के लिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कनेक्टिविटी क्या बन सकती है। वहाँ पर बस की कनेक्टिविटी बनेगी तो बस लगाएंगे, स्टार की कनेक्टिविटी, रिंग की, मैश की, या जो भी जिस तरीके से कनेक्टिविटी उस नेटवर्क इंजीनियर डिसाइड करेगा कि किस तरीके से कनेक्टिविटी के साथ हमारे पास एक ही प्रिंटर तमाम कंप्यूटर्स के साथ यूज़ हो सकता है। तो ये बड़ा ही एक आसान सा क्वेश्चन था जिसके अंदर सवाल के अंदर ही जवाब बता दिया, बस उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। तब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि अगला सवाल है हमारे पास कि एन ऑफिस, एक ऑफिस है, कनेक्ट करता है ऑल इट्स कंप्यूटर्स। किसको? अब देखो, यहाँ पर फिर से बात की गई कि उसने कहा कि कंप्यूटर्स को या कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बात कंप्यूटर की जा रही है। एक ऑफिस है जो कनेक्ट करना चाहता है तमाम कंप्यूटर्स को वन मेन सेंट्रल सर्वर। किस तरह से? किसी एक डिवाइस के साथ अपने तमाम कंप्यूटर्स को
अगर मैं इसकी बात करूं कि अपने तमाम कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो इफ दैट सेंट्रल सर्वर ब्रेक्स डाउन, अगर वो सर्वर ब्रेक डाउन हो जाता है तो होल नेटवर्क, पूरा नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग, काम करना छोड़ देगा या काम करना छोड़ जाएगा। व्हाट टोपोलॉजी इज दिस? तो वो कौन सी टोपोलॉजी है? देखो, अब उसने हमें हिंट्स क्या दे दी। सबसे पहले हिंट हम उसने हमें क्या दी कि कनेक्ट करना चाहता है किसको? तमाम कंप्यूटर को, तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं। दूसरी हिंट हमें उसने क्या दी कि एक सेंट्रल सर्वर के साथ। अगर मैं बात पूरा कॉन्सेप्ट बैक लेकर जाऊं तो सेंट्रल सर्वर से क्या मुराद है? सेंट्रल सर्वर से मुराद ये है कि हमारे पास कोई एक टोपोलॉजी होती थी लेन के अंदर कि वो तमाम डिवाइसेस को एक सेंटर के साथ कनेक्ट करके रखती थी, वो थी स्टार टोपोलॉजी। यही से मुझे पता चल गया। अगर मैं उस सवाल को आगे देखूं कि आप भाई स्टार टोपोलॉजी पूरे सवाल के साथ लिंक कर रही है नहीं कर रही है, तो हम देखते हैं कि इफ दैट सेंट्रल सर्वर ब्रेक्स डाउन, अगर वो सर्वर ब्रेक हो जाता है तो नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी एक सर्वर पर सारे कंप्यूटर को लोड दे दें और उस पर कोई ख़राबी आ जाए तो सारे कंप्यूटर की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट टोपोलॉजी इज दिस? हमें पता चल गया सवाल से ही कि क्या टोपोलॉजी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो स्टार के अंदर ये मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक सर्वर। ठीक है, एक सर्वर है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं। अब इस सर्वर के साथ हमारे पास बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये बहुत सारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इन सारों की कनेक्टिविटी कहाँ आके जुड़ती है? इस मेन सर्वर के ऊपर। इस मेन सर्वर की अगर ख़राबी हो जाती है तो तमाम कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन डिसकनेक्ट हो सकता है, नेटवर्क पूरा फेल हो सकता है। इसकी सिंपल अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में क्या बात बनती है कि जैसे एक ऑफिस मैनेजर अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ किसी तमाम कंप्यूटर्स की उसके क्राइटेरिया में जितने आते हैं उसके तमाम कंप्यूटर्स की सिर्फ उसको पता है, तो उसकी की डालने के बाद ही तमाम कंप्यूटर्स ओपन कर सकते हैं, तमाम कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए चलाए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं चलाए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर वो ही ना आए तो हमारे पास पूरे दिन वो काम ही नहीं चलेगा। सेम इसी तरीके से सर्वर का भी या हब का भी यही प्रिंसिपल है कि अगर ये ख़राब हो जाए, इसमें कुछ ना कुछ मसला आ जाए तो तमाम नेटवर्क डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो ये था हमारे पास एक आसान सा सवाल जिसके सवाल में भी हिंट दी। अभी तक जितने भी हमने सवाल किए इससे पीछे भी तमाम सवालों के अंदर एक हिंट मौजूद है, बस क्या है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, एक बात रिपीट करते चलूं कि ये सवालात करवाए जो जा रहे हैं इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यही सवालात उठकर बोर्ड में आएंगे, या फिर ये हो सकता है कि बोर्ड पर बिल्कुल एक सिंपल सवाल आ जाए जैसे व्हाट, व्हाई, एक्सप्लेन जैसे आते रहे हैं। हो सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड ना है। ये चूंकि मैट्रिक सिस्टम के अंदर यानी जो सेकेंडरी एग्जाम्स जो चल रहे हैं हमारे पास उसके अंदर जो है इस तरह के 30% कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रखे गए हैं, तो उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए इंटरमीडिएट के अंदर भी ये अब करवाए जा रहे हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पर। तब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जी, तो अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3 का एक सवाल, जिसके अंदर सवाल के अंदर क्या कहता है कि स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। देखो, बात शुरू करने से पहले ही उसने बात को ख़त्म कर दिया एक किस्म का। उसने कहा कि टेलीफोन लाइंस, तो टेलीफोन लाइंस वो लाइंस होती हैं जिसके अंदर एनालॉग सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं उसने हमें सवाल में क्या कहा है। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस वर बिल्ड टू कैरी ह्यूमन वॉइस। सही, फिर भी उसने कह दिया, अगर वो ब्रैकेट में ना लिखा हुआ कहता कि एनालॉग सिग्नल, तो ह्यूमन वॉइस यानी कि जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ये एक वेव की फॉर्म में माइक्रोफोन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो वेव की फॉर्म में होता है, जो कंटिन्यूस वेव्स होती हैं, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं एक जो कंटिन्यूस वेव्स होती हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो उसने बात कर दी। फिर कहता है लेकिन कंप्यूटर्स को सिर्फ समझ आता है क्या 0 और 1। क्या बात हुई अभी तक? ह्यूमन वॉइस है
टेलीफोन लाइन्स के जरिए गुजर रही है, लेकिन कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 1 समझ आती है, जो कि क्या है, डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, डिजिटल सिग्नल समझ आते हैं। हाउ कैन टू कंप्यूटर्स कम्युनिकेट ओवर अ फोन लाइन, किस तरीके से दो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ना सोचें तो एक डिवाइस होती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के लिए कम्युनिकेशन का जरिया बनती है, उसको हम कहते हैं, थोड़ा सा जहन लगाएं, थोड़ा थोड़ा सा आपके जहन में भी आ जाएगा मेरे लिखने से पहले ही, वो डिवाइस का नाम है मॉडेम। क्या है, मॉडेम। मॉडेम के हमारे पास दो फंक्शंस हैं, यानी कि दो फिनोमिना से मिलकर बना है मॉडेम लफ्ज। एक होता है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, और दूसरा होता है डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है भाई, एक होता है मॉड्यूलेटर, दूसरा होता है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि ये डिजिटल सिग्नल्स को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, जबकि इसके वाइस वर्सा, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, वो है डीमॉड्यूलेटर। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों फिनोमिना का कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन एक डिवाइस के अंदर है एमओ, मॉडेम, डी एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो सिंपल सी हमारे पास जब ह्यूमन वॉइस आएगी, यानी कि ह्यूमन वॉइस क्या है, एनालॉग सिग्नल है, क्या है, एनालॉग सिग्नल है, और एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर को समझाना है 0 और 1 की जबान में, तो कौन सा प्रोसेस होगा, डीमॉड्यूलेटर काम करेगा, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, सिर्फ TION, सही हो गया। और फिर जब हमें रिवर्स कंप्यूटर से सिग्नल वापस भेजने होंगे टेलीफोन लाइन में, तो वो वहां पर हो जाएगी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हमारे पास अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका सवाल है कि स्टूडेंट्स नीड, क्या जरूरत है उनको, टू लर्न, सीखना, समझना, हाउ डेंजरस केमिकल रिएक्ट, ठीक है। लैब के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सीखना समझना है कि केमिकल्स किस तरीके से, यानी कि नुकसानदेह हो सकते हैं, या किस तरीके से नुकसानदेह केमिकल्स को मिलाएं तो क्या रिएक्ट होगा, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लोजन और इस तरह के बेशुमार रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं। लेकिन बट स्कूल वांट्स टू कीप देम सेफ, ठीक है, फ्रॉम एक्सप्लोजन्स, किसी भी नुकसानदेह चीज से बचने के लिए स्कूल ने उनको कहा, मना कर दिया कि भाई उनको सेव करना चाह रहा था कि किसी भी तबाहकुन हालत से बचने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज हो जो हम बच्चों को समझा भी दें और हमारा जो है एक केमिकल रिएक्शन वो देख भी लें। तो अब उन क्या कहता है कि हाउ कैन कंप्यूटर्स हेल्प, इन चीज के अंदर कंप्यूटर उनकी कैसे मदद कर सकता है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको इसमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज क्या है, हमारे पास होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स, उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं सिमुलेटर्स, सिमुलेशंस या फिर सिमुलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिमुलेटर सॉफ्टवेयर के क्या होता है कि ये रियलिटी में यूं बोलें कि बिहाइंड द सीन, ठीक है, BTS, बिहाइंड द सीन, यानी कि बिफोर रियल एक्सपेरिमेंट, बिफोर, मैं छोटा सा लिख देता हूं कि बिफोर रियलिटी, ठीक है, बिफोर रियलिटी जो काम हो रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर का जो नाम है, जो जनरल एक कैटेगरी है, वो है स्टिमुलेटर, सॉरी सिमुलेटर्स, सही है। सिमुलेटर्स के जरिए से या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए से हम बिहाइंड द सीन चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरीके से सिमुलेटर्स हमारे पास कहाँ यूज़ होते हैं, एक इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता चलूँ एज एन एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकती है, VR, ठीक है, VR स्टैंड फॉर वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, वो एक ग्लासेस होते हैं, पूरा एक हेडसेट होता है जो आप लगा लेते हैं और आप ऐसे समझते हैं कि मैं रियलिटी के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है, जो कि होती है वर्चुअल रियलिटी, यानी कि एक यूं समझे वर्चुअल ना होने वाली, जिसका कुछ वजूद नहीं है, सही है। तो ये वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही होती है। अब यहाँ पर जो सिमुलेटर्स होते हैं वो फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं,
फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, कार सिमुलेटर्स होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी पहले रियलिटी या उसके बिहाइंड द सीन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा होता है, जैसे कि एक मैं बिल्डिंग की बात कर लूँ, अगर लेट्स से कहीं पर बिल्डिंग बनाई जा रही है तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बहुत मेजरली यूज़ होता है जिसका नाम है ऑटोकैड। ठीक है, ऑटो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सही है। ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है कि पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, कलर, समथिंग जो भी इसके स्पेसिफिकेशन, एंगल्स, स्क्वायर फीट, डिज़ाइन वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर किए जाते हैं। तो यानी कि ये पूरा एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको ये बता देता है कि चीज़ बनने के बाद कैसी नज़र आएगी और उसके क्या नुकसान या फ़ायदे होंगे। सेम इसी तरीके से भी स्कूल ने क्या किया है कि उनको एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया। वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने एक बिल्डिंग का नाम ले लिया, बिल्डिंग यानी कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स जो यूज़ कर रहे होते हैं वो ऑटोकैड को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी आईसीज, जैसे आईसी बनती है कंप्यूटर की आईसी, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। उसको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फिजिकली बना दिया जाता है, फिजिकली से एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं, बहुत सारी मसले मसाइल हो सकते हैं, यानी कि फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको पहले एक सॉफ्टवेयर पे बनाया जाता है। उन सॉफ्टवेयर को अगर हम कैटेगोरिकली देखें तो उनका नाम होता है सिमुलेटर्स। ठीक है, अब इसके केमिकल रिएक्शन के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया जिसके अंदर उन्होंने हार्मफुल केमिकल या फिर डेंजरस केमिकल्स को मिलाया और उनके रिएक्शंस वहीं पर ही देख लिए कि क्या हमें रिएक्शन मिल सकता है फिजिकली। तो ये एक पूरा एक यूज़ है कि कंप्यूटर कैसे उनके लिए हेल्प हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शंस को भी देख सकें। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का हमारे पास एक सवाल है। वो सवाल क्या है कि हाउ डज डेटा, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, बात कर रहा है डेटा की। हाउ डज डेटा, कैसे डेटा फिजिकली ट्रैवल। ठीक है, फिर अब उससे दो बातें यहाँ पर लिंक कर दी कि डेटा और ट्रैवल फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। अब यहाँ पर पहले मैं सेंटेंस पूरा कर लेता हूँ, फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी टू द सीपीयू टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, इससे कोई हमें इस तरह की चीज़ नहीं बताई है, यानी पूरे कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लिख दिया, लेकिन बस इसने इतनी बात कहती है और यही बात काफ़ी है कि हाउ डज डेटा ट्रैवल, कैसे डेटा ट्रैवल होता है फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी। अब पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर्स मेमोरी की क्या मुराद है यहाँ पर, फिर आगे सीपीयू की भी बात कर रहा है। तो बात यहाँ पर यह है कि कंप्यूटर्स मेमोरी से मतलब होता है मेन मेमोरी। ठीक है, कौन सी मेमोरी? मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी कौन सी है हमारे पास? रैम है और रोम है। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पररी होती है, ये हमारे पास परमानेंट होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर कंप्यूटर्स मेमोरी यानी कि रैम से टू द सीपीयू लेकर जाना है, यानी कि रैम से लेकर कहाँ जाना है? हमें सीपीयू की तरफ लेकर जाना है। अच्छा, यहाँ पर बात मैंने एक्सप्लिसिटली रैम की क्यों की? क्योंकि रैम वो डिवाइस रैम वो मेमोरी है जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा काम कर रहा होता है या जो डेटा कंप्यूटर में इस वक्त चल रहा होता है वो रैम में प्रोसेस्ड हो रहा होता है, जबकि रोम के अंदर हमारा बायोस पड़ा हुआ होता है। क्या पड़ा हुआ होता है? बायोस, एंड बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सप्लिसिटली बात रैम की है। यहाँ पर याद रहे मैं सेकेंडरी मेमोरीज की बात नहीं कर रहा, इस वक्त हमारे पास सिर्फ बात हो रही है कि कंप्यूटर मेमोरी से सीपीयू की जानिब। अच्छा, अब रैम से सीपीयू के दरमियान हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब डेटा ट्रांसफ़र होना से क्या मुराद है? डेटा इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पाथवे। क्या है भाई? एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है, यानी कि अब इसके अंदर कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे पास कोई एक शख्स बैठा होगा कि भाई इसका डेटा यहाँ उठाओ, इसका डेटा यहाँ उठाओ और ऐसे 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 चलाता रहेगा। नहीं, एक कार्ड के जरिए से होता है, एक पूरी कनेक्टिविटी से होता है, इलेक्ट्रॉनिक पाथवे के जरिए से होता है। और डेटा को जो पहुंचाने का काम है बिटवीन वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट, वो काम है किसका भाई? बसेस का काम है। किसका? बस का काम है। ठीक है, यहाँ पर बस टोपोलॉजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बस एक कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न है कि वो आपकी कम्युनिकेशन का काम करती है बिटवीन टू कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बिटवीन टू कंपोनेंट्स इन मदरबोर्ड।
अच्छा, अब हमारे पास ये मेन मेमोरी से यानी कि रैम से सीपीयू के दरमियान इसने कनेक्शन को लेकर जाना है। और बात हमें उससे क्या बोली है कि डेटा को लेकर जाना है। मैंने डेटा यहाँ पर क्यों कहा था, क्योंकि हमारे पास बसेस 3 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं भाई? 3 तरह की होती हैं। एक होती है एड्रेस बस, ठीक है, दूसरी होती है डेटा बस, और तीसरी होती है हमारे पास कंट्रोल बस। ये 3 तरह की बसेस होती हैं जिनके अलग अलग पर्पसेस हैं। अच्छा, अब देखो हमारे पास इसने क्या कहा कि फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी टू द सीपीयू। अब इसने यहाँ पर ये बात की कि कंप्यूटर मेमोरी से सीपीयू में लेकर जाना, तो यानी कि इनकी जो कम्युनिकेशन होगी वो दोनों तरफ होगी। इसकी बात इधर पहुंचेगी, इसकी बात इधर पहुंचेगी। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं, ऐसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं बाय डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? बाय डायरेक्शनल। और डेटा बस, चूंकि डेटा ट्रांसफर करना है तो डेटा बस का काम यही है कि उस डेटा को ट्रांसफर करना, इसलिए मैंने डेटा बस पे एरो डाल के बाय डायरेक्शनल बस। तो हमारे पास इस एक सिनेरियो के साथ, इस एक स्टेटमेंट के साथ हमें बहुत सारी बातें पता चलेगी कि मेन मेमोरी से कनेक्टिविटी जो होती है वो सीपीयू के साथ किसके जरिए से होती है? बस के जरिए से होती है। बस क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है जो किसका जरिया है? एक कम्युनिकेशन का जरिया है। क्या है? कम्युनिकेशन है। जाहिर है भाई, आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बस। अब बस 3 तरह की है, एड्रेस, डेटा, कंट्रोल। एड्रेस बस का काम ये है, वो एड्रेस को लेकर जाती है और ये यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही तो मैं इसलिए इसको बता नहीं रहा। क्यों बात नहीं हो रही? क्योंकि उसने सवाल में एक्सप्लिसिटली लव्स डेटा को हाईलाइट किया है, यानी लिख दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पर हम सिर्फ डेटा की बात करेंगे। और डेटा जो बस होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है, यानी कि डेटा को यहाँ से भी यहाँ लेके जाती है और यहाँ से यहाँ भी लेकर आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये था एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। जी, तो चैप्टर नंबर 6 का हमारे पास एक सवाल है। वो सवाल क्या है? क्या एक स्टूडेंट है, बाइस खरीदता है 1 कॉपी। क्या खरीदता है भाई? 1 कॉपी। यहाँ पर ये वर्ड याद रखिएगा। 1 कॉपी किस चीज़ की खरीदता है? ऑफ एक्सपेंसिव कंप्यूटर गेम। एक एक्सपेंसिव कंप्यूटर गेम है, वो इसकी एक कॉपी खरीदता है। एंड इंस्टॉल इट ऑन द कंप्यूटर्स ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स फॉर फ्री। अच्छा, यहाँ पर बात फ्री तो लिखी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम फ्रेंड से भी अक्सर औकात कुछ ना कुछ डीलिंग बना रहे होते हैं कि मैं तुझे ये गेम देता हूँ, तो मुझे ये वाली गेम दे, इस तरीके से। खैर, बहरहाल ये है हमारे पास कि एक स्टूडेंट ने खरीदी एक गेम, कौन सी? एक्सपेंसिव गेम खरीदी और उसको इंस्टॉल कर दिया अपने तमाम फ्रेंड्स के कंप्यूटर्स पर। सवाल क्या है? इज दिस लीगल? क्या ये इजाज़त है इस चीज़ की? क्या ये सही तरीका है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये नॉट लीगल है। नॉट लीगल या फिर इलीगल, ठीक है। ये लीगल नहीं है। क्यों लीगल नहीं है? क्योंकि ऐसी चीज़ को, ये जो टर्म आ रही है नॉट लीगल की, इसके अंदर आती है एक चीज़ जिसका नाम है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या है भाई? सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर पायरेसी ये चीज़ है कि किसी की बनाई हुई चीज़ को आप उसको प्रॉफिट दिए बगैर, उसको मुनाफा दिए बगैर इस्तेमाल करने लगे। तो ये जो टर्म है, ये जो सिनेरियो है, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आता है। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से करें, अच्छा, सॉफ्टवेयर पायरेसी से होता क्या है, यानी कि क्यों इसको कहा जाता है? ये है एक कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट, ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है कि मैं किसी चीज़ उठा के उसने अपनी एक, जैसे अक्सर औकात इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके सबसे बॉटम पे यानी फुटर पे जब हम चले जाते हैं तो नीचे लिखा होता है कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। यानी कि अगर आप इसकी कोई भी कंटेंट उठाकर अपलोड करते हैं अपने पास, तो वो आप पे लीगली कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि तमाम राइट्स, तमाम उसूल और तमाम जो उसके कवायद ज़वाबित हैं वो उसके पास महफूज हैं, या वो उस पर कानूनी अमल कर सकता है अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो। बहरहाल, तो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर पायरेसी का एक्ट है। सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल को उसका प्रॉफिट दिए बगैर आप उसकी चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसा हमारे पास हो रहा होता है, जैसे कि विंडोज़ है, हम विंडोज़ जाते हैं दुकानों के पास जो कि हमें इंस्टॉल करवा देते हैं, यानी कर देते हैं 500
1000 या इस तरह की एक अमाउंट के ऊपर हमें वो इंस्टॉल करके दे देते हैं, जो कि होती क्या है, बाज़ औक़ात हमारे पास वो पायरेटेड। अब पायरेटेड के अंदर भी यही चीज़ है कि वो सॉफ्टवेयर पायरेसी वाली एक्ट है। पायरेटेड, करप्टेड इस तरह की विंडोज़ भी बाज़ औक़ात हमें मिल जाती हैं, जो कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर मैलिशियस अटैक्स को प्रमोट कर रही होती हैं, यानी कि मैलिशियसली कुछ सॉफ्टवेयर्स को आ जाते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से हमारे पास पूरा सिस्टम हैक हो रहा होता है या पूरे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ खराबियां आ रही होती हैं, ड्राइवर्स की खराबियां, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो बहरहाल एक स्टेटमेंट थी हमारे पास, और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो क्वेश्चन, जो आंसर बनता था, वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी एक्ट के अंदर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ के अंदर एक वाज़ेह मेंशन है रूल्स रेगुलेशंस के अंदर, और उसकी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए। और उसके अगेंस्ट हमारे पास कानून मौजूद है, जो कि आप कॉपीराइट लॉ को अगर पढ़ें तो कॉपीराइट लॉ के अंदर हमारे पास इसके अगेंस्ट हमें लीगली एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा जी, तो इसमें वीडियो के ड्यूरेशन को थोड़ा-सा मद्देनज़र रखते हुए, और आप लोगों की कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 को, सॉरी 6 तो हमारा हो गया, 7 और 8 को हम थोड़ा-सा एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े टाइम के पॉज़ के साथ, आपको साइड पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप यहीं से इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चंस को भी देख लें। इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं, हमने जितने सवालात पीछे किए हैं उससे सिमिलर ही सारी चीज़ें हैं। तो कुछ सेकंड का पॉज़ लेते हैं और आप उन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर उनको रीड आउट कर लीजिएगा। जी, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमारे पास इसने सवाल क्या पूछा है कि अ बिज़नेस ओनर, एक मालिक है बिज़नेस का, वांट्स टू शो देयर मंथली प्रॉफिट, क्या चाहता है कि वो मंथली जो प्रॉफिट हुआ है उसको इन विजुअल वे, ठीक है, एक विजुअल वे में उसको नज़र आए, यानी कि ग्राफ की फॉर्म में या किसी और चीज़ की फॉर्म में उसको एक विजुअली नज़र आए, जैसे लाइन्स होती है ना, यूँ यूँ लाइन समझें कि हमारे पास जैसे के इलेक्ट्रिक का बिल है। अब के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर जो एक पूरी हिस्ट्री होती है, ईयरली हिस्ट्री, उसके अंदर ग्राफ्स की फॉर्म में एक लाइनें होती हैं कि आपके इतने यूनिट चल गए, इतने यूनिट चल गए, इतने यूनिट चल गए। वो इस तरीके से हमारे पास एक विजुअल चीज़ जा रहा है। ड्यूरिंग अ मीटिंग व्हाट शुड दे डू इन द स्प्रेडशीट, तो वो स्प्रेडशीट के अंदर क्या करेगा, वो स्प्रेडशीट के अंदर किस तरीके से उसको विजुअल बनाएगा। तो स्प्रेडशीट के अंदर हमारे पास एक फीचर होता है जो कि है चार्ट, जो कि है चार्ट बनाना या फिर ग्राफ बनाना, ठीक है। अब चार्ट हमारे पास बहुत सारे किस्से हो सकते हैं, पाई चार्ट है और उस तरह के बेशुमार और चार्ट्स हैं, और ग्राफ्स हमारे पास जैसे कि हिस्टोग्राम है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इसने स्पेसिफिकली बात की है, स्पेसिफिकली बात क्या की है हमारे पास, स्पेसिफिकली बात की स्प्रेडशीट की। तो स्प्रेडशीट एक एमएस एक्सेल, यानी कि जिसको हम कहते हैं एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो एमएस एक्सेल के अंदर ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब जो ऑप्शंस मौजूद है ना, अगर यहाँ पर ये स्प्रेडशीट के अलावा कुछ और बात करता है, किसी टूल की बात करता है, सॉफ्टवेयर की बात करता है, तो हम यहाँ पर एक डेटा इंजीनियर्स जो उसको यूज़ करते हैं, वो टूल हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि पावर बीआई, ठीक है। पावर बीआई के अंदर भी यही है कि आपके डेटा को विजुअली दिखाया जा रहा होता है, डैशबोर्ड एक पूरा बनाया जाता है कि आपके इतना सेल्स हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, क्या रेवेन्यू रहा, क्या ऑडिट रहा, एक किस्म का ऑडिट किया जा रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है एक हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ की जा रही होती हैं। अब बहरहाल यहाँ पर तो हमारे पास एक स्पेसिफिकली नाम देते हैं स्प्रेडशीट का, और स्प्रेडशीट के अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर भी एमएस एक्सेल को डिस्कस किया है, तो इसलिए एमएस एक्सेल की थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी। जी, तो हम चलते हैं अब अपने क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के लास्ट चैप्टर की जानिब, जो कि है चैप्टर नंबर 10, जिसके सवाल में क्या कहता है कि अ स्टूडेंट वांट्स, क्या चाहता है, टू रीड अबाउट, पढ़ना चाहता है, किसके मुतालिक, ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक पढ़ना चाहता है, ठीक है, एक स्टूडेंट, बट डजंट नो एनी स्पेसिफिक वेबसाइट एड्रेसेस, लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक वेबसाइट एड्रेस नहीं पता, किस बात के लिए, हाउ कैन दे फाइंड इंफॉर्मेशन, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, यानी कि एक स्टूडेंट, एक ग्लोबल वार्मिंग एक टॉपिक है,
ठीक है, उसके मुतालिक पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं पता कि मैं स्पेसिफिक कौन सी वेबसाइट पर जाके मैं इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकता हूँ, या कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पर सारी मालूमात किसी एक ऑथेंटिक प्रोफेसर के ज़रिए या किसी एक ऑथेंटिक साइंटिस्ट के ज़रिए लिखी गई होगी। बहरहाल वो जाएगा, किसके पास जाएगा? सर्च इंजन्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा भाई? सर्च इंजन्स के पास जाएगा। अब सर्च इंजन क्या होते हैं? यानी कि जिनके पास बहुत सारा आपका न्यूमेरस डेटा पड़ा हुआ होता है, जिसके ज़रिए से हम सर्च कर सकते हैं। अब वो कौन-कौन से हैं? बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है गूगल, याहू, ठीक है, और बार्ड, और इसके अलावा सिरी वगैरह, और उस तरह के बेशुमार और भी हैं हमारे पास। बहरहाल वो सर्च इंजन पर जाएगा। अच्छा, सर्च इंजन आई गेस डक डक गो है, बार्ड नहीं है, लेकिन फिर बहरहाल मैं लिख दिया। तो वो सर्च इंजन के पास जाएगा, और सर्च इंजन के पास जाकर देखेगा, यानी कीवर्ड लिख देगा। क्या लिख देगा? उनकी सर्च हिस्ट्री में क्या लिख देगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, मुझे किसके मुतालिक टॉपिक चाहिए, मुझे किसके मुतालिक आर्टिकल्स चाहिए? द वर्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, अब पहले जो है ना, सर्च इंजन्स पर जाके, या सर्च इंजन्स के जो ब्राउजर्स हैं जैसे गूगल क्रोम है, क्रोम पर जाके हमारे पास क्या होता था कि पहले कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक जो है वेबसाइट्स को निकाल कर लाता था। जैसे कीवर्ड्स अगर मौजूद है किसी जगह पर, किसी आर्टिकल में, तो वो उसको ऊपर हाईलाइट करता था। अब क्या हो रहा है कि अब हमारे पास पूरा हम सेंटेंस लिख देते हैं, पूरी 2-3 लाइनें लिख देते हैं, और वो जो है सर्च इंजन या फिर ब्राउज़र के अंदर उसको जाके रिट्रीव करके लेके आ रहा होता है। तो पहले टाइम में कीवर्ड लिखने की वजह से, या कीवर्ड मैच ना होने की वजह से, वो रिसर्च शो ही नहीं करवाता था। वो उसमें मैच कोई भी ऑप्शन, यानी कोई भी वेब एड्रेस शो ही नहीं करवाता था। लेकिन अब पूरा एक सेंटेंस के अंदर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड या कोई एक मिलती जुलती बात, जैसे एक स्टेटमेंट मिलती जुलती है, इस तरीके से शो करवा देता है। तो बहरहाल वो जाएगा सर्च इंजन्स के पास, सर्च इंजन्स के जो ब्राउजर्स हैं उनके पास जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग लिखेगा, और उसको बहुत सारे मुख्तलिफ एड्रेसेस मिल जाएंगे जिससे वो रीड आउट कर सकता है। इसी तरीके से कोई भी उसको टॉपिक लेना हो तो वो इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, अपनी रिसर्च, अपना थीसिस, सारी चीज़ें बनाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करता चलूँ, सारी चीज़ों का खुलासा ये है, वो खुलासा कुछ ये है कि आपने सिर्फ 3 चीज़ों पर, 3 WH क्वेश्चंस पर गौर करना है। व्हाट, क्या है? व्हाई, क्यों है, यानी कि उसको क्यों यहाँ पर लिखा गया, या उसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है? हाउ, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, कि आप उसके अंदर कैसे उसका जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन, सॉरी, आंसर रिट्रीव कर सकते हैं, या स्पेसिफिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से जितने भी अब तक हमने बात की, ये बिल्कुल बेसिक से, और समहाउ एक दो बीच में थोड़ा सा टिपिकल आया है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 लेन के अंदर आया था। बहरहाल कोई ऐसा खास सच मुश्किल नहीं है। फिर कहता चलूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, या जो आपने स्क्रीन पर देखे, वो तमाम क्वेश्चंस एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आपके इंटरमीडिएट के लिए ये क्वेश्चंस, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ना आए, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड में आ चुके हैं, यानी सेकेंडरी लेवल के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसके अंदर आ चुके हैं। तो इस वजह से उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे सवालात करवाए गए। तो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, बेस्ट अपना एग्ज़ाम में दीजिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर पेपर दीजिएगा, और बिल्कुल रिलैक्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो होप सो आपका अच्छा पेपर जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।